नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश तरुण और न्यूरांस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जीएस यानी जीके के एक टॉपिक हिस्ट्री की एक एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रश्न आपकी तैयारी को और नई राह दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इतिहास के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? विच इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के अध्ययन का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो कौन सा स्रोत है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं कि यह सही ही होगा? तो पुरातात्विक स्रोत, कि साहित्यिक स्रोत, कि विदेशी विवरण, की लोक परंपराएं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पुरातात्विक स्रोत। इसका करेक्ट आंसर है पुरातात्विक स्रोत। सवाल है क्यों? क्योंकि पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वो स्रोत होते हैं जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, जैसे सिक्के, जैसे अभिलेख, जैसे इमारतें, जैसे महल। और ये खुदाई से प्राप्त चीजें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होती, इन्हें कोई इंसान बदल नहीं सकता, इसलिए ये इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोत की बात करें तो उसको किसी ना किसी ने लिखा है, तो अपने विचार के अकॉर्डिंग लिखा हो। अगर विदेशी विवरण की बात करें तो वो भी किसी ना किसी ने लिखा है, और हम विदेशियों पे पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति की जानकारी ज्यादा नहीं थी। वही लोक परंपराओं की अगर मैं बात करूं तो लोक परंपराएं भी स्थानीय लेवल पर अलग अलग पाई जाती है। तो इसलिए अगर इन चारों स्रोतों में सबसे प्रमाणिक स्रोत माना जाए इतिहास जानने का तो वो होगा पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरा सवाल है दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज। विकल्प है मुद्रा राक्षस, विकल्प दूसरा है अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी, तीसरा विकल्प है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, और चौथा विकल्प है पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। तो अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहलाता है। यहां अभिलेख शास्त्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश एपिग्राफी, क्योंकि अभिलेख का तो साफ साफ दिखाई दे रहा है अभिलेख शास्त्र, तो आप ज्यादा क्या याद रखेंगे? एपिग्राफी। अब अभिलेख क्या होते हैं? तो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने राज्य की जानकारी, अपने आदेश जब प्रजा को देना चाहते थे तो लोग क्या करते थे, कोई चट्टानी संरचना को, जिसे शिलालेख कहते हैं, कहीं गड़ा दिए और उस पर अपनी राज्य आज्ञा लिख दिए, वही अभिलेख बन जाते थे। कहीं ऐसा पिलर बना दिए स्तंभ धातु का और उस पिलर के ऊपर कुछ लिख दिए तो वो भी अभिलेख बन जाते थे। अगर चट्टान गड़ा के लिखा है तो उसको शिलालेख कहते थे, अगर पिलर बना के लिखा है तो उसको स्तंभ लेख कहते थे। तो याद रखिए अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और ये एक पुरातात्विक स्रोत है क्योंकि खुदाई से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विकल्प पहला पुरालिपि शास्त्र, विकल्प दूसरा पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, विकल्प तीसरा यानी मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स, और चौथा है अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। तो यहां सवाल यह है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिक्के जो होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उन्हीं को हम मुद्रा यानी करेंसी भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। लेकिन फिर वही बात, मुद्रा तो आप समझ जाओगे, आपको इंग्लिश भी याद रखना है, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों को नंबर में गिन सकते हैं ना, तो नंबर से न्यूमिस्मेटिक्स याद रखिएगा। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अपना अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? हु फर्स्ट
डिस्फेयर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब आपके सामने विकल्प है जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, मैक्स मूलर और जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। 1837, कब कहा मैंने? 1837 को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। तो याद रखिएगा 1837 1837 ईस्वी को जेम्स प्रिंसेप ने किसके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई? अशोक के। और ये अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। तो अशोक के अभिलेखों को या ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये आईएएस यूपीएससी यानी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला सवाल है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का जनक आखिर किसे कहा जाता है? विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का पूरा नाम है राखलदास बनर्जी। तो सवाल यही है कि भाई भारतीय पुरातत्व का जनक या फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा राखलदास बनर्जी, की अलेक्जेंडर कनिंघम, की जॉन मार्शल, की दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है इसके योगदानों के कारण। अगला क्वेश्चन आएगा हड़प्पा की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा को किसने खोजा? और आपके विकल्प है जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने या मार्टिमर व्हीलर ने। किसने हड़प्पा को खोजा? तो दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा को खोजने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 ईस्वी को सबसे पहले सिंधु सभ्यता का अध्ययन करते हुए जो स्थल खोजा था उसका नाम था हड़प्पा। इसलिए सिंधु सभ्यता को, सिंधु सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि दयाराम साहनी ने इस पूरी सभ्यता में पहला स्थल खोजा और उसका नाम क्या था दोस्तों? हड़प्पा। ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में आता है। वर्तमान में ये कहां पर है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। और यह हड़प्पा का प्रमुख शहर में से एक था। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो विकल्प है अपने मार्टिमर व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर था उसकी खोज किसने की? जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा राखलदास बनर्जी। आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने 1922 1922 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और यह भी आता है वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में की थी। अगला सवाल महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट। महान स्नानागार
एक ऐसा स्नानागार सिंधु सभ्यता का जहां सामूहिक तौर पर विभिन्न त्योहारों में, उत्सवों में लोग स्नान करने जाया करते थे। वो कहां से मिला? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या धोलावीरा से? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ये बहुत बड़े होते थे। इन स्नानागारों को हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। तो ये बहुत बड़े होते थे। इनका उपयोग किसी उत्सव में सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां स्थित है? द फेमस डॉकयार्ड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड एट। विकल्प है लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और बनावली। तो सवाल यही है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जो व्यापार का प्रमुख माध्यम था, जहां से जहाज आया जाया करते थे, वो कहां था? तो दोस्तों इसका आंसर है लोथल। लोथल जो था वो गुजरात में था। लोथल गुजरात में था। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। फिर अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? यही गलती होती है एग्जाम। थे नहीं पूछा, नहीं थे पूछा। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पन वॉज नॉट फेमिलियर वॉज विच विथ विच मेटल? हड़प्पन वर नॉट फेमिलियर विथ विच मेटल? किस धातु से परिचित नहीं थे? क्या तांबा से, क्या कांसा से, क्या सोना से, और क्या लोहा से? तो दोस्तों तांबा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तांबे का ही जो है इस्तेमाल काफी ज्यादा किया करते थे, और आगे चलकर वही संस्कृति जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति बने। कांसा तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातु थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। सोना तो सिंधु सभ्यता के लोग सोना के आभूषण पहना करते थे, ये इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। और लोहा तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो सवाल यह है कि लोहा कब आया? तो याद रखिएगा, महाजनपद काल। महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व के पास पास लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, तो लोहा से परिचित नहीं थे, तो लोहा इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, पाशुपति मुहर किस स्थल से प्राप्त हुई? पाशुपति मुहर जिसे सिंधु सभ्यता में शिव का रूप माना जाता है, वो कहां से प्राप्त हुई थी? द फेमस पाशुपति सील वॉज डिस्कवर्ड एट। यहां मुहर या सील का उपयोग करेंसी के तौर पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के द्वारा अपना परिचय, अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने के लिए किया जाता था। तो सवाल यही है कि पाशुपति मुहर किस स्थल से प्राप्त हुई दोस्तों? विकल्प है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा। तो याद रखिएगा, 3 मुख वाले ध्यान की मुद्रा में एक योगी की जो आकृति वाली जो मुहर पाई गई थी, उसे ही पाशुपति मुहर कहा जाता है, जिसमें योगी की के 3 मुख थे और वो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो इस चित्र वाली मुहर कहां से पाई गई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पाई गई। अगला सवाल, कांस्य से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा कहां से मिली? द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वॉज डिस्कवर्ड एट। कांस्य निर्मित नर्तकी की प्राचीन प्रतिमा कहां से मिली? क्या लोथल से, कि हड़प्पा से, कि धोलावीरा से,
कि मोहन जोदड़ो से। तो याद रखिए, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा भी मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, फिर देखते हैं अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए। अग्निकुंड, ठीक है, फायर altars हैव बीन फाउंड एट विच हड़प्पन साइट। अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या हड़प्पा से। अग्नि वेदिका का मतलब, अग्निकुंड का मतलब हवन करने के जो अग्निकुंड होते हैं, जो आज भी हम अपने घरों में या विभिन्न अनुष्ठानों में उपयोग करते हैं, तो हवन करने के जो अग्निकुंड होते हैं उन्हें ही अग्नि वेदिका या अग्निकुंड कहते हैं, फायर ऑल्टर्स। सवाल ये कहां से मिले हड़प्पा सभ्यता में? तो दोस्तों, ये चार में से दो आंसर होंगे। ये कालीबंगा से भी मिले और लोथल से भी मिले। तो कालीबंगा भी राइट आंसर है और लोथल भी राइट आंसर है। ठीक है, दोनों जगह से कुंड मिले थे। फिर भी अगर आपको एक चुनना हो तो किसको चुनोगे? कालीबंगा। क्योंकि लोथल किस लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए, डॉकयार्ड के लिए। हालांकि दोनों जगह से अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं। अगला सवाल आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है? विच इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा। तो अभी इतने सारे सवालों का जवाब देते हुए आप समझ चुके होंगे कि सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट मोहनजोदड़ो में ही हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तब क्या करोगे? क्योंकि ये मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है। तो अगर ये सवाल आए कि भारत में सबसे बड़ा कौन था, तो आप लिखेंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, याद रखिएगा। फिर देखते हैं सिंधु सभ्यता किस युग की थी? द हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज। किस सभ्यता की थी सिंधु सभ्यता? दोस्तों, ये वो दौर है जहां पर धातु का बहुत महत्व था, क्योंकि धातु का उपयोग औजारों में और विभिन्न प्रकार के शिल्प निर्माण में और व्यापार में हुआ करता था। इसलिए हमें ये पता लगाना है कि सिंधु सभ्यता में किस धातु का इस्तेमाल होता था, कांसे का, लोहे का, पाषाण का या ताम्रपाषाण का। यहां ब्रॉन्ज, आयरन, स्टोन और चैल्कोलिथिक एज की बात हो रही है। ताम्रपाषाण युग वो युग है जहां तांबा और पत्थरों का मिश्रित उपयोग किया जाता था, तो यह सिंधु सभ्यता नहीं। पाषाण युग वो युग है, स्टोन एज, जहां आदि मानव पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज। जबकि आयरन एज या लोह युग, आपको मैं पहले पिछले सवाल में बता चुका हूं कि लोहे की खोज बाद में हुई। तो सवाल है, राइट आंसर क्या आएगा? कांस्य युग। सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज, सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज, कांसा धातु का इस्तेमाल सिंधु सभ्यता में होता था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। आ रही है बात समझ में? चलिए फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? विच रिवर इज मेंशन्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख हुआ? सरस्वती का, कि गंगा का, कि यमुना का, कि सिंधु का? तो राइट आंसर होगा सिंधु। क्योंकि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी, इसलिए, है ना, और ये बहुत प्राचीन नदी थी, इसलिए ऋग्वेद में भी सबसे ज्यादा उल्लेख
सिंधु नदी का मिलता है। ठीक है। गंगा का उल्लेख एक या दो बार ही मिलता है, और जो सरस्वती थी इसे नदी तमा यानी नदियों में सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। तो जब भी पूछे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलेगा, तो आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। अगला सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन द ऋग्वेदा? 12 है, 8 है, 18 है कि 10 है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल है दोस्तों, 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं थी। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं मिलती। तो राइट आंसर होगा 10 मंडल। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है कि यजुर्वेद है कि सामवेद है कि अथर्ववेद? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। अगर आप ऋग्वेद की बात करें तो इसका समय काल 1500 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि आप बाकी 3 वेदों का काल माने तो इनका काल 1000 से 600 बीसी के आसपास माना जाता है। ठीक है। तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये तीनों मिलकर उत्तर वैदिक काल कहलाते हैं। जबकि ऋग्वेद का काल ऋग्वेदिक काल कहलाता है। तो जब भी बात आए ऋग्वेदिक काल की तो ये 1500 से 1000 बीसी के आसपास है। जब भी बात आए उत्तर वैदिक काल की तो ये 1000 से 600 बीसी के आसपास है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है क्योंकि इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। बाकी 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनका काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास है, जो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। फिर बात आती है ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसको मानते थे? तो दोस्तों ऋग्वेद में हाउ वॉज द चीफ डेटी ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड? अग्नि को मानते थे क्या? वरुण को मानते थे क्या? इंद्र को मानते थे या रुद्र को मानते थे? तो याद रखिएगा, आंसर होगा इंद्र। इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। यहां अग्नि की बात करूं तो इन्हें देवताओं एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था, मीडिएटर माना जाता था। वही वरुण की बात करें तो यह समुद्र यानी जलराशि के देवता थे। इंद्र जो थे वो वर्षा के देवता थे। और रुद्र की बात करें तो ये इनका संबंध भगवान शिव से है। तो ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता अग्नि, वरुण, इंद्र और रुद्र में से सबसे प्रमुख थे इंद्र। अगला सवाल, ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? What was the smallest unit of ऋग्वेदिक सोसाइटी? तो ऋग्वेदिक काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल था कि विश था कि जन था कि ग्राम था? तो दोस्तों इसको ऐसे समझिए, ऋग्वेद में सबसे छोटी इकाई होती थी कुल। ठीक है, ये होती थी स्मॉलेस्ट। कुल से बड़ा होता था ग्राम, ग्राम से बड़ा होता था विश और विश से बड़ा होता था जन। ठीक है। तो ऋग्वेदिक समाज में सबसे छोटी इकाई थी कुल, जिसे परिवार भी कह सकते हैं।
कई कुलों और परिवारों से मिलकर बनता था ग्राम, कई ग्रामों से मिलकर बनता था विष, और कई विषों से मिलकर बनता था जन। और जो राजा होता था वो जन का ही प्रमुख माना जाता था, और ये इन जनों का निर्माण कबीलों के आधार पर होता था। तो अगर पूछे ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी इकाई, तो आंसर क्या होगा? कुल। और सबसे बड़ी पूछे तो आंसर होगा जन। अगला सवाल, ऋग्वेदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? What was the king called during the ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक काल में राजा को क्या कहते थे? राजन कहते थे क्या? सम्राट कहते थे क्या? महाराजा कहते थे कि नरक कहते थे? तो इसका सही आंसर है राजन। ठीक है, राजा को राजन कहते थे, राजा को राजन। इसके अलावा राजा को गोपना ऑब्लिक गोप्ता भी कहा जाता था, तो राजन कहा जाता था राजा को। अगला सवाल, ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ? गाय, गाय। तो दोस्तों ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ? विच वर्ड इज यूज्ड फॉर काउ इन द ऋग्वेदा? धेनु, गौमाता, अघन्या या सुरभि? तो यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऋग्वेद में गाय को सबसे पवित्र दर्जा दिया जाता था, और इसीलिए गाय को ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य कहा जाता था। और ना मारे जाने योग्य का ही मतलब होता है अघन्या, इसलिए गाय को क्या बोलते थे? अघन्या बोलते थे, अघन्या। और ऋग्वेद में ज्यादातर शब्दावलियां गाय से जुड़ती थी। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? What was the main occupation of the ऋग्वेदिक आर्यंस? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या करते थे वो? सबसे महत्वपूर्ण तौर पर व्यापार करते थे क्या? कृषि एवं पशुपालन करते थे क्या? उद्योग या शिल्प? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा पशुपालन, सिर्फ पशुपालन। अगर कृषि और पशुपालन में एक को चुनना हो तो क्या आंसर होगा? पशुपालन, कैटल रियरिंग। देखो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पूछता तो आप व्यापार करते। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारतीय समाज या भारतीय व्यवस्था दोबारा से शहरी से ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी, और यहां पर कृषि और व्यापार का डेवलपमेंट ज्यादा दिखाई नहीं देगा, तो लोग क्या करेंगे? पशुपालन। तो याद रखिए ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। जब ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आएगा तो प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला है, सभा एवं समिति का प्रमुख उल्लेख किस काल में मिलता है? ये सभा और समिति से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये सभा क्या थी? तो दोस्तों अगर मैं सभा की बात करूं, अगर मैं सभा की बात करूं तो सभा जो हुआ करती थी वो अनुभवी, बड़े, कुलीन यानी उच्च वर्ग के लोगों की संस्था हुआ करती थी। जबकि अगर मैं बात करूं ये समिति क्या थी, तो समिति जनसाधारण यानी सामान्य लोगों की संस्था हुआ करती थी। तो याद रखिएगा सभा क्या है? अनुभवी और बड़े और कुलीन लोगों की संस्था। इसमें अनुभवी बड़े लोग शामिल होते थे, जबकि समिति सामान्य लोगों की, जनसाधारण लोगों की। तो सवाल यही है कि सभा एवं ये समिति जो थी इनका प्रमुख उल्लेख किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, ऋग्वेदिक काल से या गुप्त काल से? तो दोस्तों इसका मुख्य आंसर होगा ऋग्वेदिक काल। ये ऋग्वेदिक काल से संबंधित। हालांकि आंसर उत्तर वैदिक काल भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का भी एक क्वेश्चन आता है। फिर भी ये सभा और समिति की उपस्थिति किस काल से मानी जाती है? ऋग्वेदिक काल से मानी जाती है। ये राजा को
कामकाज में सहायता किया करती थी, सभा और समिति। अगला सवाल, यही से मैं बोल रहा था कंफ्यूजन होता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो आंसर होता है अथर्ववेद। याद रखिएगा, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसी अथर्ववेद का संबंध उत्तर वैदिक काल से, इसलिए लगता है कि सभा और समिति उत्तर वैदिक कालीन होगी, लेकिन ऐसा नहीं। सभा और समिति ऋग्वेदिक काल से ही मौजूद थी। अब बोले ये प्रजापति कौन है? तो जैसे ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, वैसे ही अगर मैं प्रजापति की बात करूं तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। तो याद रखिएगा, प्रजापति मतलब कौन? तो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता, यानी ऋग्वेदिक काल में इंद्र का महत्व और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, इसलिए सभा समिति को किसके अधीन कर दिया? प्रजापति के अधीन। और अथर्व वेद में ये बात लिखी हुई। फिर आते हैं, उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था? आयरन वॉज नोन बाय विच नेम इन द लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल जो ऋग्वेदिक काल के बाद आया, उसमें लोहे की खोज हो चुकी है। तो लोहे को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको श्याम अयस कहते हैं? क्या उसको कृष्ण अयस कहते हैं? क्या उसको लोह अयस कहते हैं या ताम्र अयस? तो यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके दो आंसर है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस भी कहा जाता था, और श्याम ही किसका कलर है? कृष्ण जी का, तो कृष्ण अयस। दो दो आंसर है। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस दोनों कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मगध था, अवंती था, कुरु पांचाल था या गांधार था? तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख सत्ता का केंद्र था मगध। याद रखिएगा, मगध उत्तर वैदिक काल में सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा। ये मगध कहां आता है? तो आज के बिहार में आपको ये मगध देखने को मिलेगा। अगला सवाल, विदत नामक संस्था का उल्लेख किस काल में मिलता है? किस काल में मिलता है? ये विदत जो है, ये किस काल से संबंधित संस्था है? उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, ऋग्वेदिक काल या गुप्त काल? तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऋग्वेदिक काल। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में तीन संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। और ये विदत की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती थी। इस विदत नामक संस्था में महिलाएं भी भागीदारी कर सकती। और उत्तर वैदिक काल आते आते ये विदत नामक संस्था समाप्त हो गई। ठीक है, इसीलिए पूछे विदत कहां थी? तो ऋग्वेदिक काल। ये सभा और समिति के अलावा तीसरी संस्था थी। अगला सवाल, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वॉट वॉज द पर्पस ऑफ राजसूय यज्ञ? तो दोस्तों, राजसूय यज्ञ के नाम में ही छुपा हुआ है राज्याभिषेक, कोरोनेशन ऑफ द किंग। जब राजा को पहली बार राजगद्दी मिलती थी और उसका राज्याभिषेक होता था, तो उस दौरान वो एक अभिषेक करता था, वो एक यज्ञ करता था जो राजसूय यज्ञ कहलाता है। और इस राजसूय यज्ञ में राजा एक विशेष प्रकार का पदार्थ पीता था, ताकि जनता को लगे कि राजा में अद्भुत शक्ति आ गई। नहीं समझे? अरे मान लीजिए कि आप ही के से बीच में से एक व्यक्ति जिसका नाम है चिंटू, और चिंटू को हम राजा बना दे, तो जनता अपने ही बीच के चिंटू को राजा मानेगी? नहीं मानेगी ना। लेकिन अगर जनता को विश्वास दिलाते कि चिंटू में तो शक्तिमान की शक्ति आ गई है, तो राजा को लगेगा अरे वाह, अब चिंटू हमारी रक्षा कर सकता है।
तो कुल मिला के जनता को भरोसा दिलाने के लिए कि राजा शक्तिशाली हो गया है, अब वो चिंटू नहीं रहा। राजसूय यज्ञ किया जाता था, जिसमें जनता के सामने चिंटू क्या करता था, राजा एक किसी भी प्रकार के पदार्थ का सेवन करता था, जिससे जनता को यह एहसास दिलाया जा सके कि अब राजा चिंटू नहीं रहा, उसमें विशेष शक्ति आ गई। ठीक है, अगला देखिए, अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? अश्वमेधा यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड फॉर, अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? एग्रीकल्चर से, धार्मिक अनुष्ठान से, साम्राज्य विस्तार से या वर्षा? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का संबंध है साम्राज्य विस्तार, इंपीरियल सुप्रीमेसी। ये क्या था? तो दोस्तों इसमें क्या होता था, जब राजा को अपने आप को चक्रवर्ती और सबसे बड़ा राजा घोषित करना होता था, तो वो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करता था। इसमें बहुत पैसा खर्च होता था, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते थे। जब यज्ञ समाप्त होता था, इसके बाद राजा एक घोड़े को सजाकर एक घोड़ा छोड़ देता था। वो घोड़ा बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रुकावट के जितने क्षेत्र से होकर चला जाता था, उतने क्षेत्र तक राजा का एक छत्र राज्य माना जाता था। और अगर किसी राजा ने उस घोड़े को बीच में रोक लिया, तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ अब युद्ध करना होगा, इसलिए कोई रोकता नहीं था। तो अश्वमेध यज्ञ बड़े बड़े राजा किया करते थे, जिनके पास वास्तव में शक्ति होती थी, और ये साम्राज्य विस्तार, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक हुआ करता। आपने अगर रामायण देखी होगी तो वहां भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और जो घोड़ा छोड़ा वो घोड़ा उनके ही दो पुत्रों लव और कुश ने पकड़ लिया था। पूरी बात देखने के लिए रामायण देखें। अगला है वाजपेयी यज्ञ, मुख्यतः किससे संबंधित था? वाजपेयी यज्ञ वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण यज्ञ है। पहले देखते हैं कि क्या ये राजकीय प्रतिष्ठा से संबंधित था, क्या ये विवाह से संबंधित था, क्या ये वर्षा से संबंधित था या कृषि से? तो करेक्ट आंसर है ये राजकीय प्रतिष्ठा, रॉयल प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ था। अब सवाल आता है कि ये वाजपेयी यज्ञ क्या था? तो दोस्तों इस वाजपेयी यज्ञ से जुड़ी हुई थी रथदौड़ प्रतियोगिता। होता क्या था, वाजपेयी यज्ञ में भी खूब अनुष्ठान होगा, इसमें काफी खान पान और अच्छे अच्छे व्यंजनों से यह यज्ञ जुड़ा हुआ है। लास्ट में होती थी रथदौड़ प्रतियोगिता, जिसमें ढेर सारे रथों को दौड़ाया जाता था, लेकिन बीच में होता था राजा का रथ, जिसमें राजा का झंडा लगा होता था, और सारे रथों को मिलकर किसको जिताना होता था? राजा के रथ को। समझ पा रहे हो? ताकि प्रजा को एहसास दिलाया जा सके कि अरे हमारा राजा तो कितना शक्तिशाली है, रथदौड़ में भी जीत गया। तो ये रथदौड़ प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है, जिसमें सारे रथ राजा के रथ को मिलकर विजयी बनाते थे। अगला है गायत्री मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद का तीसरा मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्र को समर्पित है, और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसका आप पाठ घर में करते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगला देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, ये एक तो गद्य भाषा में हुआ करते थे, और दूसरा इनका काम था वेदों को समझाना, इसलिए ये ब्राह्मण ग्रंथ किसी न किसी वेद से जुड़ते थे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध था ऋग्वेद से। अगर भूल जाओ तो एक तरीका याद रखना, जैसे आज के जमाने में सब्जेक्ट होते हैं मैथ, साइंस, बायो, है ना, कॉमर्स और आर्ट्स,
और सबसे ज्यादा इतराते कौन है? मैथ साइंस वाले। वैसे ही 4 वेद का अध्ययन किया जाता था, तो सबसे ज्यादा इतराते कौन होंगे? ऋग्वेद वाले। इतराना से ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, निष्क का प्रयोग वैदिक काल में किस रूप में होता था? निष्क क्या था? तो दोस्तों निष्क था आभूषण। निष्क एक क्या था? आभूषण। और उत्तर वैदिक काल में यही निष्क क्या बन जाएगा? विनिमय का साधन। इसका उपयोग वस्तु का लेन देन करने के लिए किया जाने लगेगा, लेकिन पहले यह निष्क सोने का बना होता था, स्वर्ण का होता था और आभूषण था। अगला सवाल, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित? आंसर है अग्नि। ऋग्वेद को ऋग्वेद में अग्नि को समर्पित 200 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 200। अगर हम इंद्र की बात करें तो इंद्र में 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्रों का उल्लेख है, जबकि अग्नि के लिए 200 मंत्रों। फिर उत्तर वैदिक संस्कृति से संबंधित पेंटेड ग्रे वेयर, यानी ये एक प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं, इनको कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित मिट्टी के बर्तन जो उत्तर वैदिक काल में मिलते थे, उनका संबंध किससे है? गंगा यमुना दोआब से, गुजरात से, दक्कन से या कश्मीर से? तो एग्जैक्ट आंसर है गंगा यमुना दोआब। अगला सवाल, वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? जो ऋग्वेदिक कालीन आर्य थे वो किस भाषा का उपयोग किया करते थे? किस भाषा में पढ़ाई करते थे? किस भाषा में लिखते थे? तो आंसर होगा संस्कृत, क्योंकि वेद भी संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की भाषा संस्कृत। अगला सवाल, 4 वर्णों, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख किस सूक्त में मिलता है? तो याद रखिए पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद के 10वें मंडल से। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्ण मिलते हैं। आप सभी ने सुना होगा, ब्राह्मण यानी क्षत्रिय, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि एक विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख के से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। एक विराट पुरुष ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, व्यापार से वैश्य और चरणों से शूद्र। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। अगला, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों इसका आंसर है परूषणी यानी रावी नदी। आज हम रावी कहते हैं, पुराना नाम है परूषणी। ये इस नदी के किनारे दशराग युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध भरत कबीला और वर्सेस 10 कबीलों के बीच लड़ा गया, जिसमें कौन विजयी रहा? भरत कबीला। तो दशराग युद्ध इसलिए बोलते हैं कि एक तरफ था एक कबीला, नाम था भरत कबीला, उसके सामने थे 10 कबीले, तो नाम पड़ा दशराग युद्ध। ये युद्ध जो है इसका वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया। अगला, दशराग युद्ध में राजा सुदास किस जन का कबीला था? तो ये भरत कबीले का था। राजा सुदास जिसने दशराग युद्ध को जीता वो भरत कबीले का प्रमुख था। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म, कर्म, शिक्षा या धन? आंसर है कर्म। याद रखिए उत्तर वैदिक काल पूछ रहा है। अगर मैं आपको ऋग्वेदिक काल बताऊं तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था दोस्तों कर्म, 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 कर्म। तो जब प्रारंभ में जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जिस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है वो कर्म आधारित थी।
यानी जिसको पढ़ाई लिखाई पसंद है, अध्यापन पसंद है, धार्मिक क्रियाकलाप पसंद है, वो ब्राह्मण वर्ण कहलाता था। जिसको लोगों की रक्षा करना और प्रशासन करना पसंद है, वो क्षत्रिय कहलाता था। जिसको व्यापार वाणिज्य पसंद है, वो वैश्य कहलाता, और जिसको तीनों की सेवा पसंद है, वो शूद्र कहलाता था। और व्यक्ति अपना कर्म बदलकर वर्ण बदल सकता था, इसलिए एक ही परिवार में अलग अलग वर्णों के लोग रहते थे। लेकिन दोस्तों, जो एक बार ऊपर बैठ गया तो क्या वो चाहेगा कि उसे दोबारा नीचे जाना पड़े? नहीं। तो जो ऊपर बैठे लोग थे, उन्होंने ग्रंथों से छेड़छाड़ कर दी, और ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में क्या बन गई? यहां गड़बड़ हो गया। ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था बन गई। याद रखिएगा, जन्म आधारित। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन हमारा सवाल उत्तर वैदिक काल पर है, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, और यहीं से शुरुआत होती है भेदभाव की। आगे बात करते हैं, भागदूत नामक अधिकारी का संबंध किससे था? तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में भागदूत अधिकारी कर संग्रह करता था, टैक्स कलेक्शन करता था। कर को भाग कहते थे, कर को क्या बोलते थे? भाग। तो उसको कलेक्ट करने वाला कर संग्रह या भागदूत। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का विकास प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में जो महाजनपदों का विकास हुआ, आगे चल के 16 महाजनपद बन गए, तो उनमें ज्यादातर महाजनपदों का क्षेत्र कौन सा था? गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार। तो गंगा, यमुना और दोआब एवं बिहार में उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का विकास हुआ। सबसे प्रमुख महाजनपद मगध। फिर शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? जैसा कि मैंने आपको अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध वेदों से था। ये वेदों की सरल गद्य में व्याख्या थी। तो सवाल यह है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो आंसर होगा यजुर्वेद का शुक्ल पक्ष। याद रखिए, तो यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो पार्ट है। यजुर्वेद के दो पार्ट है। जो पद्य वाला यजुर्वेद है वो शुक्ल कहलाता है, जो गद्य वाला यजुर्वेद है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष का सही संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल, पुरुष सूक्त किस वेद से मिलता है? ये सवाल रिपीटेड है। पुरुष सूक्त किस में मिलता है? ऋग्वेद, और ऋग्वेद के 10वें मंडल। अगला सवाल, ऋग्वेद में गौमत शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद में ज्यादातर शब्दावलियां गाय से जुड़ी हुई थी। तो गौमत का मतलब था धनी व्यक्ति, और धनी व्यक्ति कौन होता था? जिसके पास अधिक गाय होती थी। तो अधिक गाय रखने वाला धनी व्यक्ति क्या कहलाता था? गौमत। अगला सवाल, ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था? ग्रामीणी तो गांव का अधिकारी था, संग्रहित टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी था, और सेनानी सेना को कंट्रोल करने वाला अधिकारी था। तो आंसर था पुरोहित। ये धार्मिक क्रियाकलाप भी कराता था और राजा को सलाह भी देता था। आगे बात करते हैं, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा माना जाता है? दोस्तों, उपनिषद की संख्या लगभग 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108। सवाल यह है, सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है बृहद आरण्यक उपनिषद। और अगर आपसे पूछे सबसे महत्वपूर्ण, तो मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से मिलता है। लेकिन अगर पूछे सबसे प्राचीन, तो क्या जाएगा? बृहद आरण्यक उपनिषद। फिर सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो आंसर मुंडक उपनिषद। ठीक है। ये कठ उपनिषद में यम नचिकेता की कहानी मिलती है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन, और मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, जो भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह में लिखा हुआ है कि सत्य की हमेशा जीत होती, वो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में मिलता है। अगला है, नासदीय सूक्त किस वेद से मिलता है? इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद का 10वां मंडल ही किससे संबंधित है? नासदीय सूक्त से। तो फेमस नासदीय सूक्त इज फाउंड इन विच वेदा? तो आंसर होगा
ऋग्वेद। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको एमसीक्यूज और इनका एनालिसिस समझ में आया होगा। बहुत कठिन एमसीक्यूज हमने नहीं लिए, बल्कि हमने वो एमसीक्यूज आज सॉल्व किए जो वास्तव में एग्जाम में आते हैं। ना बहुत कठिन, ना बहुत सरल, बल्कि पेपर में आने वाले प्रश्न। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।